हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। छात्रों, आज हमें चर्चा करनी है गरीबी परिचय एवं कारण के बारे में। गरीबी से क्या समझते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए और इसके क्या कारण हैं, इस विषय पर हमारा आज का पूरा लेक्चर आपके सामने उपलब्ध है। छात्रों, गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन सारी सुविधाओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, जिसके पास आय का स्तर कम होता है और व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। कई अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। आपके सामने दिख रहा है कि पहली परिभाषा, किसी व्यक्ति द्वारा कुल न्यूनतम उपभोग मानक न प्राप्त कर पाने की स्थिति को गरीबी कहा जाता है। एक और परिभाषा आपके सामने स्पष्ट है कि आय की वह राशि जो समय के एक बिंदु पर न्यूनतम जीवन रक्षक उपभोग सुनिश्चित करने में अपर्याप्त होती है, उसे सामान्यतः गरीबी कहा जाता है। छात्रों, ये दोनों ही परिभाषाएं गरीबी के स्तर को स्पष्ट करती हैं। दोनों ही परिभाषाओं में आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा कि व्यक्ति की आवश्यकताएं या जिन भी चीज़ों के माध्यम से उसकी उपभोग की संतुष्टि होगी, अगर उन न्यूनतम आवश्यकताओं को व्यक्ति अपने आय से, अपनी संपत्ति से, अपने आय के स्रोतों से पूर्ण नहीं कर पाएगा, तो उसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गरीबी कहते हैं। छात्रों, गरीबी अथवा निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने में संतुष्ट होते हैं। क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसतन मासिक व्यय, पर कैपिटा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि हमें यह मालूम हो जाए कि एक व्यक्ति का जीवन स्तर इतनी आय, एक न्यूनतम आय से पूरा हो जाएगा, तो उस स्तर को बनाए रखने के लिए जो क्रय शक्ति की आवश्यकता होती है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी औसतन मासिक आय से वह आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, तो उसे हम गरीबी रेखा के ऊपर की सीमा कहते हैं। और अगर उसकी आय उससे थोड़ी सी भी नीचे रहती है, तो उसे हम ये मान लेते हैं कि यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को स्पष्ट करने वाली रेखा को, आवश्यकताओं को स्पष्ट करने वाले आय स्तर से नीचे आय को प्रदर्शित करने वाली रेखा को गरीबी रेखा कहा जाता है। छात्रों, यह सामान्यतः एक न्यूनतम क्रय शक्ति सिद्धांत के ऊपर आधारित है। जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं कैलोरीज के अकॉर्डिंग्स या और संसाधनों के अकॉर्डिंग्स, अगर वो एक व्यक्ति उस कैलोरीज, उस न्यूनतम आवश्यकताओं को अपने क्रय शक्ति से पूरा कर पाएगा, तो उस व्यक्ति को गरीब नहीं कहा जाएगा, उस व्यक्ति को सामान्य या उच्च वर्ग का व्यक्ति कहा जाएगा। और अगर वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को उस न्यूनतम आय में, जो न्यूनतम आय है उसकी प्राप्त हो रही है, अगर उस आय में वो अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। तो अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी बिलो लाइन है, इसका जो पैरामीटर है, इसका मापन जो है, वो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं से, मासिक आवश्यकताओं से, उसके व्यय या उसके जीवन स्तर को पूरा करने के लिए क्रय करने वाले संसाधनों से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति की आय इतनी है कि वह अपनी आवश्यकताओं से के अलावा अन्य संसाधनों को पूरा कर पाता है, न्यूनतम आवश्यकताओं से ज़्यादा संसाधनों को पूरा कर पाता है, तो छात्रों इसे हम एबव द पॉवर्टी लाइन कहते हैं। और अगर वो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसे हम बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हम लोग कहते हैं। गरीबी रेखा का आधार छात्रों कैलोरी ऊर्जा माना गया है। सामान्यतः भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना में कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण परिभाषित किया गया था, जिसमें 1960-61 में बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की आय उस समय छात्रों 20 रुपये से कम जिसको प्राप्त होती थी, उस परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। इसके अनुसार गरीबी रेखा का तात्पर्य छात्रों, गरीबी क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा माना गया था। कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 2400 कैलोरीज ऊर्जा नहीं मिल पा रही है और शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। और उस समय प्रचलित कीमतों के आधार पर 20 रुपये एक औसतन माना गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 20 रुपया प्रति व्यक्ति व्यय है। 2060-61 का आंकड़ा ये है। इस समय देखने पे आपको कम लग रहा होगा, लेकिन 1960-61 का आंकड़ा है। अगर 1960-61 के मूल्य को देखा जाए तो उस समय वो यथेष्ट मूल्य था, आज के समय में हमें कम लग रहा होगा।
उस समय के अनुसार 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी की ऊर्जा अगर प्राप्त करने का जो ग्रामीण खर्च था वो 20 रुपये था। अगर 20 रुपये से अधिक किसी की आय है, प्रति व्यक्ति व्यय है एक दिन में, तो उस व्यक्ति को हम अमीर कह सकते थे या गरीबी रेखा से ऊपर एबव द पॉवर्टी लाइन कह सकते थे। छात्रों, इसमें कुछ सुधार किया गया बाद में 1974 से 80 के बीच में जो अध्ययन किए गए उसमें न्यूनतम सीमांत आवश्यकताओं को आधार बनाया गया और उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की आय को सुधार करके 76 रुपये कर दिया गया था और नगरीय क्षेत्रों में यही इनकम को सुधार कर छात्रों कुछ अर्थशास्त्री 84 मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको 88 रुपये बताया था। लेकिन इस आय पर बहुत बहस हुई कि लोगों ने ये कहा कि 88 रुपये नगर में एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में 76 रुपये पर्याप्त नहीं है। लेकिन छात्रों, ये कैलोरीज के बीच अध्ययन है, इस नाते ये एक योजना के तहत रखा गया है और वहाँ पर न्यूनतम कैलोरी के लिए सामान्यतः वस्तुओं को जोड़ा जाता है, उत्कृष्ट वस्तुओं को इसमें नहीं सम्मिलित किया जाता है। व्यय के आधार पर छात्रों गरीबी रेखा 7वीं पंचवर्षीय योजना में आय पर कन्वर्ट कर दी गई। उसके बाद प्रतिवर्ष आय को 6400 रुपये मान लिया गया, जहाँ पर अभी मैंने प्रतिदिन आय की बात की। अब इसी आय को 1984-85 में पूर्णतः 6400 रुपये मान लिया गया। वो उसी का आंकड़ा है जो आय बताई गई है, उसे 365 दिन से गुणा करने पर हमें वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। किंतु इस पूरे विचारधारा से हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे अर्थशास्त्री सहमत नहीं थे। इन अर्थशास्त्रियों ने अपना व्यक्तिगत शोध प्रस्तुत किया और उस शोध के आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, जिसमें BS मिन्हास हैं छात्रों, A वैद्यनाथन हैं, PK वरदान हैं, B डांडेकर हैं, R नाथन हैं, MS आहलूवालिया हैं। ये अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर गरीबी रेखा से जुड़ा हुआ परिभाषा अपनी अलग अलग प्रस्तुत की है। अब थोड़ा सा विदेशी परिवेश में छात्रों देख लिया जाए। यूरोपीय देश में और भारतीय देश में गरीबी की जो अवधारणा है वो करीब करीब अलग है। यूरोपीय देश में गरीबी की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए सापेक्ष गरीबी के आधार का आकलन किया जाता है। वहाँ सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी के आधार को आकलन किया जाता है। यदि भारतवर्ष में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति की आय औसतन राष्ट्रीय आय जो है किसी देश की एक औसतन राष्ट्रीय आय है, अगर उस वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों की आय उस आय से 60% से कम है तो उस व्यक्ति को गरीब मान लिया जाएगा, और अगर उसकी आय 60% से अधिक है तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। योजना आयोग ने 2004-5 में जो आकलन किया था, उस आकलन के आधार पर छात्रों भारतवर्ष में 27.5% लोग गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। और इसीलिए छात्रों उस समय योजना आयोग ने इनके रिहैबिलिटेशंस के लिए, इनके आय संवर्धन के लिए कई सारी योजनाओं का संचालन किया था। लेकिन बाद में पाया गया कि ये आंकड़े और बढ़ गए। जो 27.5% गरीबी का आंकड़ा था वो 2008-9 में बढ़कर के 37.2 हो गया। इसका मतलब है कि भारतवर्ष में गरीबी घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो गई थी। और अगर इसको आंकड़ों में मैं छात्रों स्पष्ट करूं आपके सामने, तो ये करीब करीब 10 करोड़ नई जनसंख्या गरीबी से रेखा के बीच में सम्मिलित हो गई थी। ये सिर्फ 4 से 5 सालों के बीच का जो आंकड़ा है वो सुधार के रूप में आया था। तो ये एक परिचय है छात्रों, एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया कि गरीबी रेखा का मानक कैसे रखा जाता है और उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है। छात्रों, भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको आप NSSO भी कहते हैं, इसने अपने 68वें सर्वेक्षण प्रतिवेदना में रिपोर्ट्स में 20 जून 2013 को जो जारी किया था, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे गरीब लोग निवास करते हैं उनकी आय का आकलन 17 रुपये किया, जो प्रतिदिन 17 रुपये उनकी सामान्यतः आय है। और जो सबसे गरीब शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति निवास करते हैं उनकी आय 23 रुपये आकलित की गई। इन व्यक्तियों को उनका मानना था, जो आंकड़े सामने आए उस आंकड़े के अनुसार यह पाया गया कि जो सबसे गरीब लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में वो 17 रुपये में ही अपने जीवन को यापन करते हैं, और जो नगरीय क्षेत्रों में सबसे गरीब लोग हैं वो 23 रुपये में अपने जीवन को यापन करते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि छात्रों जुलाई 2011 से लेकर के जून 2012 का था। मतलब इस एक साल में जो सर्वेक्षण किया गया उसके आधार पर ये आंकड़े थे। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग 74.96% ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा कलेक्ट किया गया था और शहरी क्षेत्रों में 52.63% क्षेत्रों के आंकड़े लिए गए थे। अखिल भारतीय स्तर पर औसतन प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों में करीब करीब 14.30 रुपये थी, मतलब 14 रुपये 30 पैसे थी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों का जो व्यय था वो अपने आवश्यक संसाधनों पर 26 रुपये 30 पैसे था।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने कहा कि इस प्रकार से शहरी इलाकों में औसतन प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों के मुकाबले करीब करीब 50% है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितना अपने ऊपर व्यय करते हैं, नगरीय क्षेत्र के लोग औसतन उसका दोगुना व्यय करते हैं। एक गरीब के बारे में जो चर्चा की, शहरी गरीब और ग्रामीण गरीब में जो व्यय का अनुपात था वो करीब करीब 50% अधिक था। ग्रामीण भारतीयों ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य पर आय का जो औसतन व्यय था वो अपनी कुल आय का 52.9% हिस्सा जो है वो अपने सिर्फ खाद्यान्न सामग्री पर व्यय करते थे, जिसमें मोटा अनाज खरीदने की उनकी बाध्यता थी, क्योंकि उस इनकम में उनको मोटे अनाज ही उपलब्ध हो पाते थे। तो वह अपने मोटे अनाज पर एक अच्छा खासा धनराशि व्यय करते थे। और इसके अलावा दूध पर उनके व्यय होते थे, जो कि दूध को पौष्टिक तत्व के रूप में उनके द्वारा माना जाता था। और 8% ये अपने पेय संसाधनों पर व्यय करते थे। सब्जियों पर करीब 7.9% व्यय इनका किया जाता था। इसके अलावा अन्य संसाधनों पर उनके बची हुई धनराशि व्यय की जाती थी। भारत में जनवरी 2012 में करीब 1.4 करोड़ लोगों का नौकरी पेशा जो लोग थे, इनके रोज़गार में वृद्धि नहीं हो पाई। और ये नए लोग जो है भारत में 2010 में गरीबी के रेखा में शामिल हो गए। जो भारत सरकार ने आंकड़े बताए थे 2012 में कि करीब करीब हर साल इतने लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, उसमें से इतने लोग मंदी के कारण बेरोज़गार हो गए या सामान्यतः नौकरी पेशा से निकल गए और वो भारत के गरीबी से संख्या में पुनः शामिल हो गए। तो इस आधार पर अगर हम देखें छात्रों के करीब करीब 3% जनसंख्या जो हमारी वो गरीबी की श्रृंखला में और ऐड हो गई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार छात्रों अखिल भारतीय स्तर पर सब जो रिपोर्ट्स पाए गए हैं वो उसके आधार पर इस समय भारतवर्ष में करीब करीब 47.29 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं, गरीब हैं। ये भारतीय सर्वेक्षण योजना का आंकड़ा है कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में कुल बेरोजगारों की संख्या करीब करीब 47.29 करोड़ है। छात्रों, अध्ययन की दृष्टि से गरीबी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है निरपेक्ष गरीबी, जिसे निरपेक्ष निर्धनता भी आप कह सकते हैं, और दूसरा है सापेक्ष गरीबी या सापेक्ष निर्धनता। इन दोनों का अलग अलग विवरण मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। छात्रों, निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग उस मापदंड के नीचे हैं और कितने उसके ऊपर हैं। जो उस मापदंड के नीचे रहते हैं उन्हें हम गरीब कहते हैं, और जो उस मापदंड के ऊपर होते हैं उन्हें हम सामान्य व्यक्ति या उनकी ऊंचाई का स्तर क्या है उसके आधार पर हम उन्हें अमीर या धनी कहते हैं। इस निश्चित मापदंड में छात्रों हम गरीबी रेखा का निर्धारण या निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए क्या संसाधन की आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता को पूरित करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या है, और उसी रेखा को जो न्यूनतम आवश्यकताओं का बिंदु है उसकी आय को प्रदर्शित करने वाली रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहा जाता है। अर्थात निर्धारण किए गए जो रेखाएं हैं उस पर उपभोग के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, अगर उतना पैसे किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा के पास या गरीबी रेखा से ऊपर आय वर्ग के व्यक्ति कहेंगे, और अगर उससे कम आय प्राप्त हो रहा है तो उसे बिलो द पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता की अनेक परिभाषाएं दी हैं, परंतु बहुत सारे देशों ने निर्धनता की परिभाषाएं इस बेसिस पर प्रति व्यक्ति कैलोरीज के आधार पर या उपभोग के न्यूनतम आवश्यक संसाधनों के आधार पर तय की है। भारत में छात्रों जो निरपेक्ष गरीबी का मापन है या जो निरपेक्ष गरीबी के से संदर्भित विद्वान हैं वो दोनों परिभाषाओं को आधार बनाते हैं कि एक तो कैलोरी अवेलेबिलिटी के आधार पर भी गरीबी का मापन किया जाता है, और दूसरा न्यूनतम आवश्यक संसाधनों के आधार पर जो व्यय है उसको भी इसका आधार माना जाता है। इसकी परिभाषा भारतवर्ष में छात्रों सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी के प्रतिमान की जो सर्वप्रथम प्रयोग परिभाषा भारतवर्ष में है वो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक आर वायर्ड ने 1944 में दिया था। उसी के पैरामीटर के आधार पर यह निरपेक्ष गरीबी का सिद्धांत, निरपेक्ष गरीबी के मापन का सिद्धांत प्रचलित किया गया है या चलन में लाया गया है।
छात्रों, सापेक्ष निर्धनता या सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग के बीच में कितनी विषमता है। अर्थात सापेक्ष निर्धनता का अर्थ यह है कि एक देश की तुलना में दूसरे देश के व्यक्ति की आय में कितनी अंतर है, कितने विभेद पाए गए हैं। अर्थात सापेक्ष का मतलब ही है कि जब हम एक दूसरे की तुलना में तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो उसे सापेक्ष मापन कहते हैं। और यहाँ पर दो देशों के बीच के आय की तुलना को या कैलोरीज की तुलना को या उस देश के पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना के आधार पर जब मापन किया जाता है तो इसे हम सापेक्ष निर्धनता मापन कहते हैं। इसके लिए दो विधियों का छात्रों में प्रयोग किया जाता है, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक। ये दो हमारे सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्रियों के विचार हैं, अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। लारेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में प्रोफेसर मैक्स ओ लॉरेंज ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे लॉरेंज वक्र के नाम से जाना जाता है। यह वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम मानी जाएगी। पूर्ण समता रेखा छात्रों क्या है? किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो व्यय है उस व्यय को प्रदर्शित करने वाली रेखा को न्यूनतम समता रेखा कहा जाता है या पूर्ण समता रेखा कहा जाता है। अब अगर उस व्यक्ति की, उस देश के मैक्सिमम लोगों की आय अगर उस रेखा से ऊपर होगी तो वह व्यक्ति ऊंचा होगा, गरीबी से ऊपर होगा, और जितना उस विषमता रेखा के, उस समता रेखा के नीचे होगा, आप मान सकते हैं कि उसकी आय उतनी ही कम है। इस आधार पर देखा जाए तो निर्धनता की आय जो है वो लारेंज वक्र के सिद्धांत के द्वारा एक सैद्धांतिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, एक रेखाचित्र के रूप से प्रदर्शित की जाती है। इसे लारेंज वक्र के नियम के द्वारा गरीबी रेखा के मापन की विधियां कहते हैं। और इसी विचारधारा को प्रोफेसर कुजनेट्स ने भी अपने विचारधारा में प्रस्तुत किया है, या प्रति व्यक्ति आय की विचारधारा में भी इसको प्रस्तुत किया गया है, किंतु इस सिद्धांत में उनकी विचारधाराओं को असमाहितीकरण नहीं किया गया है। गिनी गुणांक का भी चलन निर्धनता की आय या गरीबी की आय को मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रतिपादन करीब करीब लारेंज वक्र से मिलता जुलता है। बस इसके अंदर रेखाएं नहीं है, इसके अंदर इंडेक्स बना दिए गए हैं। इसका प्रतिपादन 1912 में कोरेडो गिनी नाम के अर्थशास्त्री, जो इटली से बिलोंग करते थे, ने किया है। इनके नाम में गिनी नाम के कारण इस रेखाचित्र को, इस मापन रीति को गिनी गुणांक के द्वारा कहा जाता है। अंतर यह है, लारेंज वक्रीय प्रदर्शन है और गिनी इंडेक्सी प्रदर्शन है। इसमें इंडेक्स के माध्यम से रखा गया है। इसमें भी इंडेक्स बनाए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आय इतनी है तो उस पर ये इंडेक्स है, व्यय कर रहा है कितना, उस पर क्या इंडेक्स है, न्यूनतम आवश्यकता सामग्रियों की उपलब्धता पर क्या पॉइंट है, उसके आधार पर गुणांक माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार उन देशों को निर्धन माना जाएगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय 725 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से कम है। अब फिर से आप समझ सकते हैं, 725 यूएस डॉलर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आय का पैरामीटर तय किया गया है। अब सापेक्ष दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से, जिस देश की भी आय इस पॉइंट से, मतलब 725 यूएस डॉलर से कम होगी, तुलनात्मक दृष्टि से वह देश निर्धन या गरीब माना जाएगा। और आप कह सकते हैं कि इसमें एक और पैरामीटर है कि जिसकी आय $100 से भी कम होगी उसे अति गरीब माना जाएगा। उस देश को गिनी गुणांक में भी सबसे गरीब देश माना गया है और लारेंज वक्र में भी अति गरीब देशों की श्रृंखला में शामिल किया जाता है। भारतवर्ष में छात्रों 2004 में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी करीब 368 यूएस डॉलर थी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है गरीब देशों की श्रृंखला में शामिल था। उस समय संयुक्त प्रांत अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय, यूएसए की प्रति व्यक्ति आय $25,800 थी। जापान की प्रति व्यक्ति आय $34,630 थी। स्वीडन की आय $37,930 थी। इसकी अपेक्षाकृत देखा जाए तो भारत इनसे बहुत पीछा था और ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत में वास्तव में गरीबी थी, या भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर पर, सापेक्षता के पैरामीटर पर देखा जाए तो गरीबी थी। 2006 का आंकड़ा है कि भारतवर्ष में लगभग 49.4% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, और वर्तमान समय में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी सुधार हुई है, लेकिन कमोबेश वह स्टैग्नेंट अवस्था में है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में। भारत सरकार की तमाम योजनाओं के बाद गरीबी के स्तर में बहुत बड़ा सुधार भारतवर्ष में देखने को छात्रों अभी नहीं मिला है। छात्रों, भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 1962 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर गॉडगिल, डीएन गांगुली, लोकनाथन आदि के कार्यदल ने किया था। इस कार्यदल के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण
प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर किया जाएगा, जो न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति और जीवन की अति आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति से जुड़ा होगा। जैसे इस सामग्री में छात्रों कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि सुविधाओं को सम्मिलित किया गया था। अगर प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता से इन संसाधनों को पूरा कर पाने में सक्षम होगा, जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी उस आवश्यक सामग्री को पूरा करने में सक्षम होगा, तो उस व्यक्ति को सामान्य आय वर्ग का व्यक्ति माना जाएगा। अगर उस व्यक्ति की आय इतनी नहीं है कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उस व्यक्ति को निर्धनता रेखा के नीचे शामिल किया जाएगा। और इसी पैरामीटर पर इन्होंने जो रुपए का डिस्क्रिप्शन था वो आपके सामने रखा था, जिसमें अभी मैंने चर्चा आपसे किया था कि 6400 रुपया आय अर्न करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। 6400 रुपया जो व्यक्ति कमाता है उसे गरीब नहीं माना गया था। तो वह आय ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कीमत पर न्यूनतम कीमतों को आधार बना करके इन अर्थशास्त्रियों ने इसके कार्यदल की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया था। छात्रों, अब भारत में निर्धनता के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं, जो भारत में निर्धनता के लिए जिम्मेदार कारण हैं, उन कारणों की चर्चा हम क्रमशः अलग अलग आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। छात्रों, भारत में गरीबी और निर्धनता के सबसे प्रमुख कारण में भारतवर्ष में बढ़ती हुई जनसंख्या है। पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या लगभग 2.2% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। औसतन करीब करीब 1,70,00,000 जनसंख्या भारतवर्ष में हर साल जोड़े जाते हैं, जिससे उपभोगगत वस्तुओं की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो उस कीमतों के बढ़ने के कारण जो हमारा निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है वो अपनी अधिकतम आय को अपनी आवश्यक संसाधनों के ऊपर ही व्यय कर देता है। उसके पास इतना आधिक्य नहीं प्राप्त होता है कि वह अपने आधिक्य को सरप्लस कर सके, सेविंग कर सके। और जब उसके पास अधिक आय नहीं प्राप्त होगी तो वह उस अवस्था पर किसी भी तरीके से लाभ कमाने में असमर्थ रहता है, और इस कारण वह गरीब का गरीब ही जीवन यापन करने के लिए बाध्य रह जाता है। यह भारतवर्ष में गरीबी के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। छात्रों, भारत में गरीबी और निर्धनता का जो दूसरा प्रमुख कारण है वो कृषि की कम उत्पादकता है। कृषि के क्षेत्रों में इस समय भारतवर्ष में सबसे अधिक व्यक्ति जीवन यापन करते हैं, छोटे मोटे किसानों से लेकर के और बड़े किसानों तक की अगर बात किया जाए, एक अनुपातन आंकड़े जो हैं करीब करीब 69% लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रितता है। और भारतवर्ष में कृषि के लिए जो आवश्यक उर्वरक हैं, आवश्यक उन्नत खादें हैं, आवश्यक उन्नत बीजें हैं, इनकी उपलब्धता कम है। इस कारण भारत के कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता कम है और आकार भी हमारे भूखंडों के छोटे हैं। पूंजी भी हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा नहीं लग पाती, किसी क्षेत्रों में नहीं लग पाती है। कृषि आज भी हमारे यहाँ परंपरागत माध्यमों का ही प्रयोग करता है। किसान निरक्षर है, उसे बहुत कुछ तकनीकी के बारे में नहीं ज्ञान है, उसे बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे सुधारों के बारे में नहीं ज्ञात है, उसे देश में राष्ट्रीय विज्ञान में होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञात नहीं है। वो परंपरागत माध्यमों को अपनाता हुआ कृषि का कार्य करता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कृषि वैसे ही भारतवर्ष में कम उपजाऊ है, और एक तो दबाव और दूसरा अज्ञानता या दूसरे कई प्रकार की असुविधाएं, अज्ञानताएं, ये तमाम चीज़ें भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को कम करती हैं या बढ़ने नहीं देती हैं, जिस कारण उस क्षेत्रों में बिलोंग करने वाला जो श्रमिक हमारा है वो आय नहीं कमा पाता है और वो गरीब का गरीब ही निरंतर बना रह जाता है। यह भी हमारे भारत के गरीबी अथवा निर्धनता के कारणों में से एक है। एक लंबी जनसंख्या इसमें जीवन यापन करती है, एक लंबी जनसंख्या का अनुपात इसमें जीवन यापन करता है। तो इस कारण एक बहुत बड़ा वर्ग जो इससे बिलोंग करता है वो गरीब का गरीब बना ही रह जाता है। छात्रों, अगला जो भारतवर्ष में निर्धनता और गरीबी का कारण है वो हमारे यहाँ उपलब्ध संसाधनों की अप्रयुक्त उपयोग करने की बात है। भारतवर्ष में मानव संसाधन विश्व में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या के रूप में पाया जाता है, किंतु आज भी भारतवर्ष में अधिकतम जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो बेरोजगारी के स्तर से गुजर रही है। इसके अलावा जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जो दृश्य संसाधन है, वो सारे संसाधनों का हम उपयुक्त तरीके से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस नाते हमारे संसाधनों का भी पूर्ण दोहन नहीं हो रहा है, और जो मानव श्रृंखला है, जो मानव शक्ति हमारे पास है, वह शक्ति भी बेरोजगारी के दबाव में जीवन यापन करती है। तो इन
संसाधनों का उत्कृष्ट दोहन नहीं होने के कारण हमारे यहाँ गरीबी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। मैक्सिमम जो हमारा श्रमिक है, मैक्सिमम जो हमारा युवा पीढ़ी है, वह अब गांव छोड़ करके नगरों की तरफ पलायन कर रही है और नगरीय क्षेत्रों में उनके पास रोजगार के उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ऐसी निवास कर रही है जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वह भी अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। और जो नगरीय क्षेत्रों में अपने गांव को छोड़ करके शहर में जाकर जीवन यापन कर रहा है, वो तकनीकी रूप से कुशल नहीं है, उसकी भी क्षमता का प्रयोग नहीं उपयोग हो पा रहा है। हमारे इसके अलावा मैं बातें करूँ छात्रों, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, अभी तक हम अपने कोयले की कुल उपलब्धता का केवल 13 से 14% हम यूज़ कर पा रहे हैं। विद्युत क्षमता जो हमारे पास सोलर एनर्जी की है, उसका हम मात्र 7% यूज़ कर पा रहे हैं। जो जल संसाधन हमें प्राप्त है, उसका मात्र 17% जल ही हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी जल जो है बह करके वो समुद्र में वापस चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हमारे संसाधन जब यूज़ ही नहीं होंगे तो उस संसाधन के यूज़ होने से जो रोज़गार का सृजन है वो नहीं हो पा रहा है। और इस कारण भारतवर्ष में बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का है जो बेरोजगारी के दबाव में छिपा हुआ है। सामान्यतः कहा जाता है कि भारतवर्ष में लगभग हर प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, दृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, ऐसे जितने भी शैक्षिक बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारी बेरोजगारी हैं जो भारतवर्ष में पाई जाती हैं। ये समस्त बेरोजगारी मिल करके भारतवर्ष में, या इनका कारण यही है, ये सारी चीज़ें भारतवर्ष में एक्चुअली संसाधनों के कुदोहन या अल्प दोहन के कारण हो रही हैं। यह भी भारतवर्ष में बेरोजगारी के कारणों में से प्रमुख है। भारतवर्ष में बेरोजगारी के एक और कारण में लगातार कीमतें बढ़ना भी एक शामिल है। निरंतर बढ़ती हुई कीमतें उपभोक्ताओं को बचत करने के लिए हतोत्साहित करती हैं, उनकी बचत की सीमा को नहीं बढ़ने देती हैं। इसके अलावा जो खाद्यान्न हैं, पेट्रोल हैं, डीजल्स हैं, जो अति आवश्यक सामग्री हैं, इनकी कीमतों के बढ़ जाने के कारण हमारी लगभग दैनिक उपभोग की वस्तुएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इससे समाज के जो छोटे छोटे बचतकर्ता हैं उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा मिलती है, या वो जो छोटी छोटी बचतें उनकी हैं वो हतोत्साहित होती हैं। चूँकि भारतवर्ष में आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हैंड टू माउथ है, जो अपनी निजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दैनिक मजदूरी पर डिपेंड करता है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। और अगर वो कुछ पैसे बचा भी लेता है, मान लीजिए 10%, 5% बचा भी लेता है, तो बढ़ती हुई कीमतें उनकी बचतों को कहीं ना कहीं उपभोग कर लेती हैं, उनकी बचतों को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती हैं। तो इस कारण से भी भारतवर्ष में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर बहुत प्रचुर मात्रा में है। यह वर्ग जो कम आय करता है, यह वर्ग बचत करके या बचत की श्रृंखला को बढ़ा करके निजी उद्योग के लिए भी प्रेरित नहीं हो पाता है। उसके पास आय ही इतना नहीं है कि वो अपना निजी उद्योग डाल दे, निजी छोटे मोटे कोई उद्योग शुरू कर दे जिससे उसकी एक वैकल्पिक आय का जरिया बन जाए। तो यह भी भारतवर्ष में गरीबी के कारणों में या निर्धनता के कारणों में से प्रमुख हिस्से के रूप में शामिल है। छात्रों, भारतवर्ष में बेरोजगारी और निर्धनता के एक अन्य कारणों में बेरोजगारी भी शामिल है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश बहुत, मैंने अभी चर्चा किया आपके साथ कि 1.7 करोड़ जनसंख्या हर साल बढ़ जाती है, किंतु इतने रोज़गार हम हर साल नहीं दे पाते हैं। तो रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता कम, प्राकृतिक संसाधन जो हमारे यहाँ हैं उनकी दोहन क्षमता कम, और इस नाते हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो रिस्क एंटरप्रेन्योर्स की मात्रा कम, नगरीय क्षेत्रों में भी जो हमारे निवेशक हैं उनकी मात्रा कम। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग, बढ़ती हुई जनसंख्या के बराबर रोज़गार अवसरों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इसी कारण देखा जाता है भारतवर्ष में कि लोग हमेशा रोज़गार की इंसर्च में, रोज़गार की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। भारतवर्ष में इसी कारण ग्रामीण शहरी पलायन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध नहीं होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या शहरों की तरफ पलायन करती है, और शहरी क्षेत्रों में भी उनके द्वारा जो रोज़गार प्रदान किया जाता है वो अकुशल श्रमिक होने के नाते उनको अच्छा भुगतान नहीं किया जाता है। तो इस कारण भी उन्हें अल्प मजदूरी, आंशिक मजदूरी, अल्प रोजगार, आंशिक रोजगार, मौसमी रोजगार, इस प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते हैं। यह भी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारणों में से ज़रूरी है। ये भी एक कारण ऐसा है कि चूँकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग रोज़ छटनी किए जा रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में हम देख सकते हैं छात्रों कि जैसे एक व्यक्ति उस फर्म में कार्य कर रहा है
आने वाले समय में कुछ वर्षों में नई तकनीक का प्रयोग हो जाने के नाते उससे कम कीमत पर नई एडवांस तकनीक वाला व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी रोज़गार नहीं मिला हुआ है और जिस व्यक्ति को रोज़गार मिला हुआ है उसके पास नई तकनीक की जानकारी नहीं है। तो इस दोनों कारण एक रोज़गार का कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जो पहले से रोज़गार में बढ़ा हुआ है उसका रोज़गार छिन जाता है और जो नया वर्ग है जिसे अधिक रोज़गार का पैसा मिलना चाहिए उसे कम वेतन पर फर्म के मालिक से रख लेते हैं। तो यह भी भारतवर्ष में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो भारतवर्ष में बेरोजगारी के कारणों के लिए जिम्मेदार है। भारत की सामाजिक संरचना भी पूर्णतः विकसित नहीं है। भारत में जो सामाजिक स्वरूप है आज भी अंधविश्वास की विचारधारा से ग्रसित है, आज भी जाति प्रथा से ग्रसित है, आज भी वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है, पुरुष महिलावाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा समाज की कई सारी कुरीतियाँ हैं, समाज की कई सारी ऐसी मान्यताएँ हैं जो हमारे आर्थिक क्रियाओं पर, जो हमारे आर्थिक उत्पादन की क्रियाओं पर हावी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखा जाए तो छात्रों आज भी हम भले कोई नई तकनीक की जानकारी रखते हों लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र उसको रीति रिवाज में बांध करके उस तकनीक को प्रयोग करने में सक्षम नहीं है या उसको स्वीकार नहीं करता है। तो सार्वजनिक स्वीकार्यता का दोष है। उत्तराधिकार का नियम एक लंबी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। एक अमीर व्यक्ति का लड़का एक बड़े फर्म का लड़का ही उस फर्म का ऑनर होगा, भले उसके अंदर गुण हो या ना हो, भले वह उस फर्म को चला पाए या ना चला पाए। उसके ठीक विपरीत दिशा में देखा जाए एक अच्छा जानकार व्यक्ति गरीब परिवार से बिलोंग होने के कारण, गरीब परिवार से संबंधित होने के कारण रोज़गार सुविधाओं को विकसित नहीं कर पाएगा, रोज़गार सुविधाओं में अपनी उपयोगिता को नहीं स्थापित कर पाएगा। यह भी कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिस कारण हमारे यहाँ जो यथेष्ट रोज़गार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है। सामाजिक जकड़ता, सामाजिक बंधनों का ये जो मकड़ जाल है वो भारतवर्ष के रोज़गार के संसाधनों को विकसित होने के लिए एक बेड़ियों का काम कर रहा है, एक बाधक तंत्र के रूप में हावी है। छात्रों, भारत सदैव से ही राजनीतिक बेड़ियों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने भारत को पूर्ण रूप से राजनीतिक गिरफ्त में रखा। उन्होंने भारतवर्ष के आर्थिक स्वरूप को विकसित नहीं होने दिया और इस कारण भारतवर्ष को उन्होंने उपनिवेश के रूप में ट्रीट किया। यहाँ से तमाम संसाधनों को अपने यहाँ लेके गए और हमारे यहाँ रोजगार के अवसरों का विकास नहीं होने दिया। और इस प्रकार उस समय देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं हो पाया, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता रहा जो दूसरे देश को लाभ प्रदान करने में सहायक हो रहा था। तो भारत में नेचुरल जो रोज़गार संसाधनों का विकास होना था, जो रोज़गार अवसरों का विकास होना था, वो नहीं हो पाया। किंतु इसके बावजूद भी छात्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आया है। भारत में यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारी विकास की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन आज भी अगर उस योजनाओं को अध्ययन किया जाए तो वो योजनाएं कम राजनीतिक महत्वाकांक्षा के टूल्स ज़्यादा हैं। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो समस्त योजनाएं कहीं ना कहीं उनके निहित लाभ या उनके स्व के पार्टी लाभ को पोषित करती हैं। यद्यपि उसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक फीडबैक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए ऐसी योजनाओं का संचालन करते हैं जिसमें राज्य के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को ज़ाया करते हैं, वे फजूल का खर्च करते हैं। तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये भी भारतवर्ष के आर्थिक विकास के लिए बाधक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाधक फैक्टरों में से इन घटकों का भी नाम आता है, इन घटकों की भी बारे में चर्चा होती है। यह भी भारतवर्ष के बेरोजगारी के कारणों के लिए बहुत जिम्मेदार फैक्टरों में से शामिल है। छात्रों, अभी हमने भारतवर्ष में बेरोजगारी के कई सारे कारणों की चर्चा आपके साथ की, किंतु इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों को भारत में बेरोजगारी या गरीबी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसे परंपरागत शैक्षणिक नीति। भारतवर्ष में आज भी जिस शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उस शिक्षा प्रणाली से छात्रों रोजगार सृजन की संभावनाएं बहुत कम है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत शिक्षा प्रणाली को यूज़ किया जाता है जिनका व्यावसायिक अथवा आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। हम हाई स्कूल, इंटर, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएशन तक ऐसे शिक्षा प्रणाली में एंगेज रहते हैं जो हमारे लिए उत्पादक नहीं होता है और इस कारण हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी मात्रा है। इसका प्रमुख कारण यह भी, इसका प्रमुख प्रभाव भारत उसमें शैक्षिक बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्षेत्रीय इकाइयाँ जो हैं उनके लिए जो योजना निर्माण
का अधिकार है वो हमारी केंद्रीय इकाई या राज्य इकाई को है। योजनाओं का संचालन केंद्र क्षेत्रीय लेवल पर होना है, लेकिन क्षेत्रीय इकाइयों को योजना के निर्माण में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इस कारण उस क्षेत्र को देखते हुए रोजगार का सृजन नहीं हो पाता है और इस कारण देश में बेरोजगारी और अशिक्षा कह सकते हैं, निर्धनता कह सकते हैं, ये व्याप्त रहती है। इसके अलावा योजना के क्रियान्वयन में भी योजना के क्रियान्वयन में भी बहुत लंबी खाई है, बहुत लंबी दूरी है। योजनाएं जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, वास्तव में उनका क्रियान्वयन और उनका उस उद्देश्य को प्राप्त करना ये संभव नहीं हो पाता है। यह भी भारतवर्ष में बेरोजगारी या निर्धनता के कारणों में से प्रमुख है। जोखिम प्रबंधन क्षमता है छात्रों, जोखिम प्रबंधन क्षमता भी भारतवर्ष में निर्धनता के कारणों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर्स है, बहुत बड़ा जिम्मेदार घटक है। जोखिम उठाने के लिए हमारे जो आय वर्ग वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास बचत है, वो जोखिम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि भारतवर्ष में अगर उत्पादन का कार्य किया जाए तो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो लाभकारी नहीं होगा। जिन वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमारी क्षमताएं वर्ल्ड लेवल की हैं, उन वस्तुओं के भी उत्पादन के बारे में हम संशय में रहते हैं। हम हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं, अभिचिंतित रहते हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादन किस तरीके से किया जाएगा, और अगर उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा तो पता चले हमारा संसाधन बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये जोखिम प्रबंधन जो क्षमता है हमारी, इसका भी भारतवर्ष में अभाव है। इस कारण भी हमारे यहाँ बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। प्रबंधकीय क्षमता के अभाव के बारे में छात्रों बात की जाए, हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति नौकर बनना चाहता है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति रोजगार खुद प्राप्त करना चाहता है। रोजगार प्रदान करना या संस्थाओं को प्रबंध करना, संस्थाओं का संचालन करना, फर्मों की स्थापना करना और उसके अंतर्गत रोजगार संसाधनों का विकास करना, देश के तमाम अविकसित संसाधनों के बारे में रणनीति बना करके उसका प्रबंधकीय विकास करना, ऐसी किसी भी संभावना से, किसी भी जोखिम प्रबंधन क्षमता से या प्रबंधकीय क्षमता का भारतवर्ष में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। यह भी भारतवर्ष में रोजगार के कम होने और बेरोजगारी के स्तर में होने वाली वृद्धि के कारणों में से एक है। छात्रों, अंततः मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में नागरिकों की निराशावादी जो प्रवृत्ति है, यह भी भारतवर्ष में कहीं न कहीं हमारे रोजगार के संसाधनों में कमी लाने का, या आप कह सकते हैं रोजगार के अवसर कम होना और बेरोजगारी के स्तर में होने वाली वृद्धि के अहम फैक्टरों में से शामिल है। कारण ऐसा है क्योंकि भारतवर्ष में अगर नागरिकों के पास इनकम अच्छी खासी हो जाती है तो वह उस पैसे को विदेशों में निवेश करना प्रेफर करते हैं। भारत के बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनका विदेशों में बहुत अच्छा फर्म चलती है, बहुत अच्छा निवेश है, जबकि वो उनका भारतवर्ष में निवेश लगभग शून्य प्राय है, बहुत कम अथवा शून्य के बराबर है। तो ऐसी इकाइयों का भी इम्पैक्ट यह है कि भारतवर्ष में बेरोजगारी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये कुछ कारण थे जिनको हम लोगों ने चर्चा किया कि भारतवर्ष में बेरोजगारी के कारणों में से प्रमुख कौन कौन से घटक हैं। छात्रों, अभी हमने चर्चा किया था कि भारतवर्ष में गरीबी अथवा निर्धनता के क्या क्या कारण थे। अब सामान्यतः इसी कारणों को रिजॉल्व करने के, इसी कारणों को दूर करने के जो उपाय हैं, उस उपाय के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अर्थात छात्रों, हमारा अगला डिस्कशन का विषय है जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं गरीबी के समाधान के लिए भारतवर्ष में अनुकूल उपाय क्या हो सकते हैं। इस विषय पर अब हम आपको आगे चर्चा कर रहे हैं। छात्रों, भारतवर्ष में गरीबी उन्मूलन अथवा निर्धनता उन्मूलन के जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे प्रमुख सुझाव है, वो न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है। क्योंकि समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके पास न्यूनतम आवश्यकताएं ही उपलब्ध नहीं हैं, वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति ही नहीं कर पाते हैं और उसी के आपूर्ति के लिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं, जिस कारण ना तो उनका स्तर कोई जीवन का बन पाता है और ना ही वो अपने अतिरिक्त आय को पोषित कर पाते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि अगर हम उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा सरकार के द्वारा किया जाएगा तो जो उनकी अतिरिक्त आय है, उस अतिरिक्त आय से वो अपने बचत को बढ़ा पाएंगे और अपना कम से कम एक रोज़गार का एक यथेष्ट माध्यम अपना पाएंगे। तो सबसे पहला कारण छात्रों यह है, सबसे पहला सुझाव हमारा यह है। दूसरा है छात्रों, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में सुधार किया जाए। भारत का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण अनप्रोडक्टिव ज़्यादा है। भारतवर्ष में जो राजनीतिक दृष्टिकोण है और जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसमें ना तो जिम्मेदारी का बोध है और ना ही वो राष्ट्रीय विकास को प्रेरित करने के लिए बनाया जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ देखती हैं, सामाजिक इकाइयां देश के विकास के बदले अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी धर्म के स्वार्थ को, अपने जाति के स्वार्थ को, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, अपने समूह के स्वार्थ के बारे में सोचती हैं। तो इस स्वरूप को अगर बदला जाए
तभी जाकर के भारतवर्ष के गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं दूर हो सकेंगी। भारतीयों को चाहिए कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें और भारत को एक राष्ट्रीय विचारधारा से देखें। हम अपने हर इकाई को, अपने हर कार्य को राष्ट्र के लिए कर रहे हैं ऐसा सोचें, तभी भारतवर्ष का जो बेरोजगारी का स्तर है उसे दूर किया जा सकता है। छात्रों, शिक्षा के प्रसार का भी सुझाव दिया जा सकता है। भारत की शिक्षा प्रणाली को कम से कम यथेष्ट आवश्यकता के आधार पर बनाना पड़ेगा, आज की वर्तमान की चुनौतियों के आधार पर बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ परंपरागत शिक्षा प्रणाली को अब बदलना होगा, इसमें आधुनिक सुविधाओं को जोड़ना पड़ेगा। आज के आवश्यकता के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रणाली को डेवलप करने के लिए विदेशों के मॉडल्स को अपनाने पड़ेंगे या उत्पादक शिक्षा के मॉडल को अपनाना पड़ेगा। हम आज की आवश्यकता के लिए वस्तुओं के उत्पादन पर बढ़ावा देना पड़ेगा शिक्षा प्रणाली में। ऐसा नहीं कि हम परंपरागत शिक्षा प्रणाली को यूज़ करते रहें और हमारा आर्थिक विकास हो जाए। तो ये तीसरा हमारा सुझाव छात्रों हैं कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार करके ही बेरोजगारी के असर को दूर किया जा सकता है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस नाते भूमि के सुधार की भी बहुत प्रचुर आवश्यकता है। हमारे यहाँ भूमियों का जो खंड है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ है, जिस कारण कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, कृषि माध्यमों का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इस भूमि की व्यवस्था का सही तरीके से उपयोग कर लेंगे, सही तरीके से प्रबंधन कर लेंगे, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आज भी भारतवर्ष में देखा गया है छात्रों, बहुतायत मात्रा में जो अमीर वर्ग है उन्हीं के पास भूखंड है और जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो भूविहीन है। अगर इस भूविहीन श्रमिक को उनको भूखंड उपलब्ध करा दिया जाए तो वो और अधिक जिम्मेदारी से, वो और अधिक प्रयास से और अधिक कुशलता से कृषि कार्य को करने में संलग्न होंगे। इससे भी उनकी आय बढ़ेगी और जब उनकी आय बढ़ेगी तो बेरोजगारी और रोज़गार के जो अवसर हैं दोनों में सामंजस्य स्थापित होगा। जो बेरोजगारी है वो कम होगी और रोज़गार के अवसरों में निरंतर वृद्धि होगी। यह भी एक सुझाव दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में जो योजनाएं चलाई गई हैं उस योजनाओं का प्रभाव, भले वो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई हों, लेकिन उस योजनाओं का प्रभाव जो है वो नगरीय क्षेत्र में या उपनगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो मूलतः ग्रामीण युवाओं के लिए हो, जो मूलतः ग्रामीण श्रमिकों के लिए हो, जो मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले कारीगरों के लिए हो, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले छोटे मोटे तकनीशियन हैं उनके लिए हो। तो जब इन इकाइयों को चलन में ले आया जाएगा, जब इन इकाइयों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरूप को कायाकल्पित किया जाएगा, तभी भारतवर्ष में बेरोजगारी का स्वरूप चेंज होगा। तो जो भारतवर्ष के लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं उन लोगों में कमी आएगी और वो फिर भारतवर्ष के गाँवों में उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे। लघु स्तरीय उद्योगों की भी स्थापना करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर इसलिए नहीं निवास करता है क्योंकि उसके पास रोजगार के अवसर नहीं है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों पर कुटीर स्तर पर, लघु स्तर पर, मध्यम स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली लोगों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा, फिर वो नगरों की तरफ पलायन होने से बचेगा। इस कारण भी भारतवर्ष के आर्थिक विकास को काफ़ी कुछ बल मिलेगा। तो इस दिशा से भी भारतवर्ष में सुधार किया जाए। शहरीकरण तो किया जाए, लेकिन शहरीकरण के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी एडवांस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, यह भी एक सुझाव के रूप में दिया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन योजना, वृद्धावस्था योजना, बीमा योजना, इस तमाम चीज़ों के लिए सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार को आंशिक सहयोग भी करके, चाहे किसी भी प्रकार से नीति निर्धारण करके, वो लगभग हर लोगों को सामाजिक सुरक्षा की भावना उपलब्ध करानी पड़ेगी, ताकि वो जोखिम प्रबंधन के बारे में तत्पर हो सकें, ताकि वह देश के किसी भी उत्पादन की इकाइयों में अपने योगदान को करने में सक्षम हो सके, सक्षम बन सके। तो इस दृष्टि से भी भारतवर्ष में इस इकाई का सुधार की आवश्यकता है, इस पूरी प्रक्रिया के सुधार की आवश्यकता है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे रोजगार में वृद्धि हो सकेगी। न्यूनतम आवश्यकताओं को के लिए कार्यक्रम बनाया जाए छात्रों। जो हमारे निर्धन वर्ग हैं उनको न्यूनतम आवश्यकताएं अवेल कराई जाएँ। इसके अलावा जो हमारे उद्योग वर्ग हैं उनको न्यूनतम आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जो बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की जाए। तो जब तक इन समस्त संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक ना तो श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार होगा, ना तो उद्योग कार्य करने के लिए तैयार होगा, ना तो किसी भी इकाइयों का सही तरीके से दोहन किया जा सकेगा। यह भी भारतवर्ष में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं कि उसके लिए सुझाव हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धता को तय किया जाए। सरकार उत्पादन के बजाय न्यूनतम सामग्रियों की उपलब्धता, न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्रयास करे, तो भारतवर्ष में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। और छात्रों, अंतिम में ये सुझाव दिया जा सकता है कि भारत सरकार को रोजगार अवसरों में वृद्धि करनी पड़ेगी। भारतवर्ष में शिक्षित पैदा करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रेरक शिक्षा देनी चाहिए। हमारा जो बच्चा हाई स्कूल के बाद क्लास ड्रॉप
सपोर्ट कर रहा है उसके अंदर भी ऐसी कुशलता हो कि उस दौरान सीखे गए एजुकेशन के द्वारा वह भी रोजगार कार्यों में संलग्न हो सके। इंटरमीडिएट करने वाला भी कुछ न कुछ कार्य करके लाभ कमा सके। इस प्रकार से ग्रेजुएशन करने वाले को भी लाभ कमाने का स्रोत पैदा हो, इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, जिससे जो रोजगार के अवसर है, रोजगार अर्न करने के बजाय रोजगार प्रोवाइड करने का जो एटीट्यूड होगा, जब तक हमारे देश में इसका सुधार नहीं होगा, इस विचारधारा का सुधार नहीं होगा, तब तक देश में किसी भी प्रकार से बेरोजगारी या गरीबी दूर होने की संभावनाएं लगभग आप कह सकते हैं कि कल्पना है, लगभग हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि भारतवर्ष में गरीबी आसानी से दूर हो जाएगी, जबकि इसकी संभावनाएं दूर भविष्य में भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये कुछ सुझाव हैं जिस सुझाव के द्वारा हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी अथवा निर्धनता को दूर करने का प्रयास इन माध्यमों को अपनाकर किया जा सकता है। छात्रों, आशा करता हूं कि जो व्याख्यान आज हम लोगों ने देखा ये आपको समझ में आया होगा और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मदद करेगा। इसी आशा के साथ कि आपको ये लेक्चर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद कर रहा होगा और आपको समझ में आया होगा, मैं आज की क्लासेस को समाप्त करता हूँ।